आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं फरीना खान। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात क्रिटिकलिटी ऑफ मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस की। जी हां, हमें पर्सनल फाइनेंस यानी अपने ज़ाती माली मामलात को दानिशमंदाना तरीके से मुनज़्ज़म करने से अपने बजट को कंट्रोल करने, अपने गोल्स को प्लान करने और किसी भी उलझन के बगैर जिंदगी में हैरान कर देने वाले वाक़यात व मामलात को संभालने की ताकत मिलती है। चाहे कोई इमरजेंसी कंडीशन के लिए बचत की बात हो, चाहे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट हो या रोज़मर्रा के अखराजात के इंतज़ाम की बात ही क्यों ना हो, ज़ाती फाइनेंस में महारत हासिल करना माली आज़ादी और सलामती की तरफ एक अहम कदम है। तो क्या है पर्सनल फाइनेंस, क्या है इसके मैनेजमेंट के उसूल और क्या है इसके चैलेंजेस, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर CS मोहपात्रा, IAPF चेयर प्रोफेसर एट NCAER, और हमारे साथ राकेश शर्मा मौजूद हैं जो फॉर्मर CGM हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर CS मोहपात्रा के साथ। सर, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना, पर्सनल फाइनेंस को समझना कितना जरूरी है और कितना अहम है, प्लीज। धन्यवाद फरीना, ये एक बहुत ही अहम विषय है जिस पे आपने बात शुरू किया है। पर्सनल फाइनेंस जैसे कि डिफाइन होता है कि ये पर्सनल बात है, आपका अपना खुद का फाइनेंस को आप कैसे संभालेंगे ये इसके बारे में है। तो ये डायरेक्ट इंसान, आदमी, इंडिविजुअल के ऊपर आता है कि कैसे अपना फाइनेंस को वो मैनेज करे, और पर्सनल फाइनेंस के अंदर आपका सेविंग्स कैसे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, आपका बजट क्या बनेगा, आपका आज का बजट, महीनों का बजट, सालों का बजट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों टर्म में आप अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से कर पाएंगे, आपको अगर जानकारी है कि आपका पैसा को कितना निवेश करना है, कितना ज़रूरत के लिए रखना है और कितना इमरजेंसी जब आ जाए, जैसे कि मेडिकल रीज़न के वजह से इमरजेंसी आ जाता है, तो उसके लिए कितना पैसा रखना है, वो सब आपको एक प्लानिंग करके अपना पर्सनल फाइनेंस को ऐसे मैनेज करना है ताकि आपका फाइनेंशियल वेलबींग मैक्सिमम पे पहुँचे। अगर आपने बहुत कष्ट करके पैसा कमाया, अगर वो पैसा को आपने ठीक से अगर रखा नहीं, ठीक से निवेश नहीं किया, ठीक से खर्चा नहीं किया, तो फिर ये ना कमाने की बराबर है। तो पेनी सेव्ड इज़ पेनी अर्न कहते हैं अंग्रेजी में, कि एक थोड़ा सा पैसा अगर आपने ठीक से बचाया, वो तो एक पेनी या एक पैसा इनकम के बराबर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसको जानने में, और इसका बहुत सारे पहलू हैं, हम बात करेंगे जैसे जैसे हमारा डिस्कशन बढ़ेगा। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा राकेश जी आपसे है। राकेश जी, क्या ऐसी क्या ज़रूरत है पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की, ऐसी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या अहमियत है, और क्या हमारे मुल्क में पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के तरीके अपनाए जाते हैं या नहीं? पहली बात मैं आपको शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। मेरा ये मानना है कि आदमी को अपनी इनकम के बारे में अच्छी तरह से मालूम होता है कि उसके इनकम के सोर्स क्या है और कितनी इनकम वो कमाता है। खर्चा भी उसको अमूमन मालूम होता है कितना उसका खर्चा है, लेकिन खर्चे के दो तरह के हिस्से होते हैं। एक खर्चा वो जो हमारा इमीडिएटली हमें दिख रहा है, और वो फ्यूचर जिसमें हमें मालूम नहीं है कि क्या हमें ज़रूरत कितनी पड़ सकती है। तो फ्यूचर में जो खर्चा होने वाला, उसके भी दो तरह के हिस्से होते हैं कि जिसके बारे में जानकारी है, बच्चों की पढ़ाई है, बीमारी है, शादी करना है, मकान बनाना है, और ऐसे भी समस्याएं आती हैं। अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, अचानक किसी की शादी हो गई, तो उन खर्चों को भी मैनेज करने का हमें मालूम होना चाहिए। उसकी तैयारी करना को ही हम पर्सनल फाइनेंस को मैनेजमेंट करने का हिस्सा मानते हैं। जो मेहनत हमने पैसे कमाने में लगाई है, उतनी ही मेहनत, उतनी ही जानकारी हमें अपने खर्चे को मैनेज करने में भी लगानी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस को जानकारी की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से अपना खर्चा करें, और उस खर्चे में जो बचत होती है, उस बचत को किस प्रकार से यूज़ करें ताकि हमारे आने वाले समय में भी करंट के खर्चा कर ही पाएँ और आने वाले समय का खर्चा भी हम अच्छी तरह से निकाल पाएँ।
बिल्कुल, आने वाले वक्त के खर्चे को निकालने के लिए ये जरूरी है कि आज हम सेविंग कर सकें, आज हम अपने पैसे की बचत कर सकें। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर CS मोहपात्रा से है। सर, आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फॉर्मल एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं। सर, अगर देखा जाए इंडिया की अगर हम बात करें तो 27% कहा जाता है कि तकरीबन 27% जो है वो फाइनेंशियल लिटरेट है इंडिया। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ इंडिया उतना ज्यादा सीरियस नहीं है। सर, ये क्या वजह है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। ऐसा नहीं है कि भारत में इसके बारे में महत्व नहीं दिया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी होगा तभी आदमी शिक्षित होगा फाइनेंशियली, तो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर सकता है और इन्वेस्टमेंट भी सही ढंग से कर सकता है और पैसा का बचत भी सही ढंग से हो सकता है। ये हर आदमी समझता है। लेकिन डिजिटलाइजेशन के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो पैसा खर्च करने का तरीका और मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी रखना और बहुत सारे बैंकों का जो परिस्थिति है उसमें स्कैम्स फ्रॉड जैसे बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को सजाग रहने के बारे में सीखने का है। तो एज इट इज़ आपने सही बताया, 27% मेल्स में है फाइनेंशियल लिटरेसी, फीमेल्स में तो और भी कम है, 20% है। तो ये जो जेंडर गैप है, ये जेंडर गैप के वजह से महिला और पुरुष के बीच में जो गैप है उसमें आपका बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादातर हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अगर फिगर मैं दूं आपको 73 साल तक ज़िंदा रहने का उम्मीद रखना चाहिए आज के डेट में जो फिगर्स आते हैं, और जबकि मेल्स का 70 है। तो लेडीज़ फीमेल्स 73 साल तक जिएंगे तो उनके लिए और भी सेविंग्स का ज़रूरत है और भी अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग का ज़रूरत है। और ये एस्टिमेट कहता है कि 20% ज़्यादा उनको रिटायरमेंट सेविंग्स बचत रखना चाहिए, ताकि एक अच्छा सा ज़िंदगी कमाने के बाद जब बुढ़ापे में इस्तेमाल कर सके। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी अगर नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या करना होता है। और जैसे डायनेमिक युग है आज के इकोनॉमी हमारा इतना आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ वर्चुअल पे जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, और RBI भी अभी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी इंट्रोड्यूस करता है, वो आम आदमी का करेंसी होगा। ये जो पेपर के कागज़ आप देख रहे हैं, नोट देख रहे हैं, ये सब वर्चुअल मनी धीरे धीरे आ जाएगा। और कैपिटल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे तरीके हैं। उसका रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए भी सीखना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है। जैसे युवावस्था में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, बुढ़ापे पे कम रिस्क ले सकते हैं। आपका पैसा कितना रखने का ज़रूरत है। आज के डेट में लाइफ इंश्योरेंस अगर आप देखेंगे 15% के आसपास है, हेल्थ इंश्योरेंस भी 12-15% के बीच में है। सो अभी हम हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं है और उसके लिए पैसा इंश्योर करने का ज़रूरत है, ये भी समझ हमारे पास नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस के बारे में समझ नहीं है। पेंशन, जो रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के बारे में 30-35% लोग ही सोचते हैं, बाकी कोई सोचता नहीं है। युवावस्था में ये देखा गया है, लोगों को पेंशन कहने से उसको बुढ़ापे के साथ जोड़ते हैं और वो सोचते हैं वो तो बुढ़ापे का काम है। लेकिन आपको तो अभी से खर्चा संभाल के करना है और पैसा आज से रखोगे तभी जाके आपका पैसा बढ़ेगा ना। और हेल्थ केयर जैसे बढ़ रहा है भारतवर्ष में, जैसे जैसे भारत आगे विकास हो रहा है, तो हेल्थ केयर का कॉस्ट भी बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म केयर, बुढ़ापे पे किसी का मदद का ज़रूरत है, बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस का ज़रूरत है। तो हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। हेल्थ कॉस्ट 8% के हिसाब से बढ़ रहा है, हेल्थ केयर कॉस्ट्स। तो ये सारे चीज़ को नज़र में रखते हुए आपको धीरे धीरे करके आप जोड़ेंगे, तब जाके घड़ा भरेगा और आपके पास कुछ रहेगा। तो ये आपको यही सावधानी बरतना है, हर चीज़ में अभी से सोचना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कभी अगर दुर्घटना हो जाता है आपके साथ, मेडिकल इमरजेंसी फंड आपने रखा नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस किया नहीं है ना, आप कोशिश करके भी हॉस्पिटल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तब तो आप समझ सकते हैं परिस्थिति कितना संगीन है। तो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैं साथ साथ कह दूं फरीना कि भारत सरकार, बहुत सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, NGOs सब इसी काम पे लगे हुए हैं। एक नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन भी बना है, हम बात करेंगे। और जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना जो है, उसमें 53 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खुलवा दिया गया है
फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। ये सारे दुनिया में बहुत ही नाम कमाया है भारत ने कि आपने इतना कुछ कर लिया, लेकिन ये तो पहला कदम है। बैंक अकाउंट तो खुल गया, लेकिन इसी बैंक अकाउंट को चलाना और उसके आगे उसका सब कुछ इस्तेमाल करना, जैसे कि आज के डेट में रुपे कार्ड भारत सरकार चलाया है, तो उसमें 13 करोड़ लोग ले लिए हैं। बहुत सारे बीमा योजनाएं भी है, अटल पेंशन योजना भी है, और कृषि क्षेत्र के लिए कृषि मानधन योजना है, श्रम योगी लेबरर्स के लिए भी बीमा योजना है। सो बहुत सारे बीमा योजनाएं, पेंशन योजनाएं सब हैं हर तरह के लोगों के लिए, नॉन गवर्नमेंट लोगों के लिए भी है। पेंशन का मतलब पहले होता था सरकारी लोग जो पेंशन ले सकते हैं फ़ायदा, अभी बेसरकारी लोगों के लिए है। आप थोड़ा सा पैसा जोड़ो और सरकार भी थोड़ा सा पैसा देता है गरीब से गरीब लोगों के लिए, और थोड़ा थोड़ा करके आपका जब पैसा इकट्ठे होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हर परिस्थिति का सम्मुखीन कर सकते हैं आपके पैसे के तहत, और उससे ज़्यादा जानकारी रखेंगे तो पैसा आपका फाइनेंशियल वेलबींग को मैक्सिमाइज करने में आपका मदद करेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद फाइनेंशियल लिटरेसी है, इसलिए हम थोड़ा फोकस फाइनेंशियल जो लोग हैं उनको फाइनेंशियली लिटरेट करने पर भी बात करते हैं। सर क्या इंडिया के अंदर, राकेश जी आपसे मेरा अगला सवाल है, अगर हम देखें इंडिया के अंदर लोग सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर्सनल सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो ज्यादातर कोशिश करती हैं कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं या फिर अपने लिए ज्वेलरी वगैरह उन चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं। उनका इन्वेस्टमेंट का जो वो इंक्लाइंड होती हैं वो उस तरफ ज्यादा होती हैं। क्या इसकी वजह फाइनेंशियल लिटरेसी होना नहीं होना है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, और किस तरह से हम उनको ये बेदार कर सकते हैं कि उनके लिए पर्सनल सेविंग्स कितनी जरूरी हैं? पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं में सेविंग की प्रवृत्ति जो है मेल लोगों से, पुरुषों से ज़्यादा होती है। हम बचपन में जब भी हमें कुछ समस्या आती थी तो हमारी जो मदर थी उनके पास ही आखिरी हमारा समस्या का समाधान वही करती थी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की जहाँ तक बात करते हैं, लिटरेसी ये नहीं कि उनको मालूम नहीं है क्या करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी तेज़ी से हमारे डेवलपमेंट हो रहा है कि हम अपनी लिटरेसी को उस स्पीड के साथ लोगों में नहीं फैला पा रहे हैं। महिलाओं में गोल्ड की जो एक प्रवृत्ति है, गोल्ड में से, ये इसका हिस्टोरिकल कारण रहे हैं, क्योंकि पहले जो है सेविंग को कहाँ लगाएं इस बारे में एक अवेयरनेस बहुत कम थे। अब धीरे धीरे इकॉनमी जैसे बढ़ रही है वैसे बैंक में अकाउंट खोलना ज़रूरी था। पहले महिलाओं को बैंक अकाउंट में खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, 5 से 6% होता था। अब जो जैसे सर ने जनधन अकाउंट में बोला, जनधन अकाउंट में महिलाओं का हिस्सेदारी ऑलमोस्ट बराबर हो गई है। उनके पास अब सेविंग के लिए एक बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा उनके पास है। उनको जानकारी के लिए, पेंशन के लिए दिया जा रहा है, इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो सरकार की ये एक कॉन्शियस नीति है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, इंक्लूजन से पहले उनको जानकारी दी जाए। इसीलिए अगर आप देखेंगे जितने भी भारत सरकार के योजनाएं चल रही हैं उनको ना केवल हिंदी इंग्लिश में दिया जा रहा है, लेकिन जो अन्य भाषाओं में, भारत की जितनी भाषाएं हैं सब में उनको जानकारी दी जा रही है। अब पहले की तरह ये नहीं कहूँगा कि गोल्ड में उनका जो ज़रूरत है गोल्ड लेने की वो कम हो गया, लेकिन जो सेविंग के एवेन्यूज़ और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए बढ़ गए क्योंकि पहले जो था सेविंग जो था उनका वही था जो उनका पति या उनके परिवार के लोग देते थे। अब जैसे जैसे इकोनॉमी में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा वैसे वैसे ही उनका फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा। उसके बाद गोल्ड में जो उनका जो अधिक प्रेम है जो उनसे, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। उनको मालूम रहेगा गोल्ड ठीक है, उनके पास है, उनके पास एसेट है, लेकिन क्या उनके पास इनकम है, क्या उनके पास रेगुलर इनकम है, क्या उनकी हेल्थ का इंश्योरेंस का उनके पास है, क्या उन लोगों के पास ऐसी सेविंग की सुविधा है कि जो अपने बच्चों को आराम से समय पे योगदान दे सकें। अब जो सर ने पेंशन के बारे में बोला, पेंशन पहले था कि रिटायर्ड लोग लेके, ऐसा नहीं है। पेंशन की ज़रूरत हर उस आदमी को है जो कि बूढ़ा होने के बाद अर्निंग क्षमता कम होती रहती है, तो उनके पास इनकम होनी चाहिए ताकि उनके बच्चे भी और उनके बच्चों के बच्चों की भी
उनको किसी का मोहताज ना रहना पड़े। ये सारी जानकारी जो है महिलाओं को देने की आवश्यकता है और हम आपके माध्यम से यही जानकारी उनको देना चाहते हैं। बिल्कुल। जब ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन, जैसा सर ने भी कहा कि ख़वातीन जो है वो ज़्यादा इंक्लाइंड होती हैं कि हम ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, और वो करती भी हैं, जैसे हमारी मदर्स ने की भी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और चीज़ अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट की, जब स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, या फिर जैसे और भी जैसे चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट की बात आती है, तो थोड़ा सा जो ख़वातीन हैं, जो महिलाएं हैं, वो थोड़ा उससे दूर हैं। प्रोफेसर CS मोहपात्रा से मैं आपसे समझना चाहूँगी, सर क्या वजूहात हैं कि जो ख़वातीन हैं वो थोड़ा इससे थोड़ा दूर हैं या थोड़ा दूरी बना कर रखती हैं? थोड़ा सा सर समझाइए। दूर तो ज़रूर हैं, लेकिन दूरी बना के रखती हैं या दूरी बना है अभी तक जिसको हम जोड़ने का कोशिश करना चाहिए, ये एक प्रश्न है। ये दोनों ही सही है। हमने जहाँ तक देखा है, स्टडीज़ बताता है कि जो इवन शहर के महिलाएं जो कमाती भी हैं, अर्नर हैं, उनमें भी 59% लोग इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंस के बारे में नहीं लेते हैं। वो अपना शोहर का इंतज़ार करते हैं या अपना बेटे का इंतज़ार करते हैं, अपना पिता के इंतज़ार करते हैं कि हमको बताएं कि हम कैसे अपना पैसा को कहाँ जमा करें, कहाँ रखें और कैसे करें। आज भी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करता भी है कोई महिला, तो फिर वो हमारे ये सच है, बाकी सब लोगों के लिए भी सच है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर कागज़ हम पढ़ते नहीं हैं, ये गलत बात है। हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च नहीं करते हैं, ये भी गलत बात है। और गोल्ड रखना गलत है ये भी मैं नहीं कहूँगा। आप गोल्ड रखिए, गोल्ड भी एक एसेट है, रियल इस्टेट रखिए, आप ज़मीन भी खरीदिए, लेकिन गोल्ड को रखने का तरीका बदल चुका है। आप गोल्ड के बदले गोल्ड के समान जो कागज़ है, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है भारत सरकार का, उसमें आप अपना सोना जमा कर दीजिए। वो सोना का जो भी भाव होगा वो कागज़ को रखिए, उस कागज़ को आप बेच सकते हैं सोने के भाव, या उसको फिर से दोबारा से आप उसको वापस ले सकते हैं। उतना पैसा, जितना पैसा वो सोना देगा उतना वो भी देगा, उस पर आप सोना खरीद सकते हैं। तो इसीलिए सोना ही रखना है ऐसे ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, कैपिटल मार्केट में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसको जानकारी थोड़ा सा कम है। ये जब ज़्यादा होगा तब धीरे धीरे पता चलेगा। और ये काफ़ी नहीं है, सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के फाउंडर थे, वो बोलते थे कि नॉलेज गिव्स यू द हाईएस्ट इंटरेस्ट। नॉलेज के बारे में भी महाभारत में कहा गया है कि नॉलेज से बढ़कर और ज़्यादा संपत्ति कुछ नहीं है। लेकिन ये पहला कदम है फाइनेंशियल लिटरेसी का, मैं कहूँगा। नॉलेज के बाद आपको स्किल लाना चाहिए। आपको चेक कैसे लिखते हैं, चेक कैसे साइन करते हैं, और देने के बाद कितने दिन बाद इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट को कहाँ देखना है, आगे बढ़ रहा है या मैं डूब रहा हूँ। उसके बाद आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो भी नहीं होगा। आपके पास एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए कि मेरे को इसमें करना है, ना कि मेरे को पैसा को अपने ट्रंक में या तकिया के नीचे रखना है। ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है। महिलाएं तो बहुत ही सेविंग करते हैं, तभी हम लोग इतना पढ़ाई करके यहाँ आज पहुँच पाए। अगर हमारे पिताजी के पैसे जैसे पिताजी खर्चा करते, तो हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग इतना भी काम नहीं कर पाते, पढ़ाई करके इतना आगे नहीं आ पाते। तो जो प्रवृत्ति है वो तो कूट कूट के भरा है। तो इसलिए सारे माताओं को मेरा नमस्ते है। लेकिन इनको सिखाना और उनको उस हद तक सिखाना कि वो कंफर्टेबल हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए और वो अपना डिसीजन खुद ले सके, ये रास्ता हमको तय करना है, ये गैप हमको तय करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी, और उसको हमको फाइनेंशियल वेलबींग पे कैसे पहुंचेगा, ये नॉलेज गैप जो है, वो गैप को जब तक हम नहीं करेंगे, सही माने में हम निवेश, पर्सनल फाइनेंस को ढंग से निवेश करना नहीं सीखे हैं, हम बोलेंगे। तो इस पे काम बहुत चल रहा है। और महिला का जो गैप है, ये गैप के लिए बहुत सारे सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, महिला स्कीम्स बहुत हैं। और ये जो कैंप अप्रोच है फाइनेंशियल एजुकेशन का, तो उस पर मैं थोड़ा अलग व्यू रखता हूँ कि एक बार जाके समझा देने से नहीं होता है, लोगों को जाके फिर पूछना होता है कि क्या आपने इन्वेस्ट किया, क्या आपने अपना पैसा को सही ढंग से किया,
कभी अगर आपके साथ कुछ हो जाए, भगवान ना करे, कोई स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, आप डर जाते हो, आप उसके बाद फिर आप दोबारा नहीं आते हो। दूध का जला वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, कहावत है। तो ऐसा आदमी को फिर से आपको कॉन्फिडेंस देना है और तरीका बताना है कि आपको कैसे वहाँ से उभर के आना है, आगे से ज़्यादा सतर्क होना है। आपको बाई चांस छोटा सा एक्सीडेंट रोड में होने का मतलब नहीं है कि आप रास्ता में चलना ही छोड़ देंगे। तो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है फाइनेंशियल मार्केट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ साथ आम जनता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नारियों को आगे लेने में मदद करने का पुरुषों का एक जिम्मेदारी बनता है, सरकार का भी जिम्मेदारी बनता है। साथ साथ खुद को भी अपने आप को दूर ना रखते हुए अपना चीज़ को खुद डिसाइड करना है। अपना परिवार के लोग भी कभी कभी एम्बेजलमेंट होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, इंश्योरेंस फ्रॉड होता है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि हम या तो जानते हुए भी उसको नज़रअंदाज करके कुछ गलतियां कर बैठते हैं, या हमारे साथ जब तक नहीं होता है हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हम जानते, कभी कभी हम जानते नहीं हैं। और तीसरा है कि चोर जो है वो हरदम ऐसा नीति अपनाता है, वो सबसे आगे रहता है। आपने 10 चीज़ के बारे में सतर्क रहे हो तो 11वां चीज़ करके आपको ठग देता है। तो ये ठगी से कैसे बचना, इसके लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग का एक सुविधा होना चाहिए। और मैं कहूँगा जो फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन पे मैं बात करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, कि हमको जाके लोगों को व्यक्तिगत रूप में समझाने से अच्छा है हम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। हम जैसे दूरदर्शन इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहा है, पैसा बोलता है, उसके अंदर ही सिखाया जाता है, इसका भी फ़ायदा उठाएं। और जो आज का खबर है, आज तक का जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में जानकारी रहेगा तो लोगों को लगेगा आज क्या हो रहा है वो भी मेरे को मालूम है, तो वो सतर्क रहेगा और बहुत ही कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो अवाम के लिए बेदार होना बेहद ज़रूरी है। ये एक सबसे बड़ी बात है जब बात पैसे की बचत की आती है और जब बात फाइनेंशियल लिटरेसी की आती है। अगला सवाल मेरा राकेश शर्मा जी से है। सर, आप पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीजीएम रहे हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा लोगों को समझाएं कि कैसे जो पेंशन्स हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और जो एक इंडिविजुअल है वो किस तरह से एक ऐसी हिकमत अमली, एक ऐसी रणनीति बना सकता है जिससे वो आगे आने वाले अपने रास्ते को आसान कर सके, पेंशन में इन्वेस्ट कर सके, और ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो वो ले सकता है? देखिए, पेंशन का जहाँ तक सवाल है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। पेंशन हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो आदमी है या औरत है या कोई भी है, चाहे वो सरकारी नौकरी करता है या अपना खुद का बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है। क्योंकि आदमी की इनकम ख़त्म हो सकती है लेकिन उनके परिवार की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ मासिक आय आनी ही चाहिए, और पेंशन ही वो साधन है जो आपको रिटायरमेंट के बाद, आपको बूढ़ा होने के बाद लगातार आपको इनकम आपके खर्चे के लिए दे सकता है। अब मैं ये कहता हूँ कि PFRDA जब बना था तो उन्होंने NPS शुरू किया था। NPS स्टैंड फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसमें कोई भी आदमी अकाउंट खोल के अपनी पेंशन के लिए जमा कर सकता है। अब पूछेंगे लोग पेंशन होती क्या है? पेंशन होती है, लोग समझते हैं कि वही लोग पेंशन पाते हैं जो सरकार में नौकरी करते हैं या राज्य सरकार में नौकरी करते हैं या ऐसे किसी संस्था में नौकरी करते हैं जहाँ पर पेंशन मिलती है। लेकिन NPS आने के बाद एक ऐसा रेवोल्यूशन आया है देश में, भारत सरकार ने NPS चला के ये सुविधा दी है सबको, कोई भी आदमी किसी भी सेक्टर में वो काम करता हो, कैसे भी इनकम कमाता हो या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो अपना एक पेंशन अकाउंट खोल सकता है, उसमें नियमित रूप से अपना कंट्रीब्यूशन करके जब भी वो चाहे 60 साल या उससे पहले भी वो अपनी पेंशन के लिए कमा सकता है। महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़रूरी एक अच्छा सा स्कीम चलाई थी भारत सरकार ने, उसको अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। अटल पेंशन योजना जो है आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। आप किसी भी बैंक में जाके आपको सिर्फ बैंक को ये बताना है कि आप अपना अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोलना चाहते हैं। अटल पेंशन योजना में 1000 से लेकर 5000 तक कोई कितनी भी मंथली पेंशन आप पा सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधा है उसमें कि आपकी एज के हिसाब से आपसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है, आपको कंसेंट देना है, बैंक के पास जाके फॉर्म भरना है
और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो सरकार आपको वो पेंशन देगी, आपका कंट्रीब्यूशन कितना भी हो, मार्केट कंडीशन जो भी हो, सरकार आपको वही पेंशन देगी जो आपने चूज़ की 1000 से 5000 के बीच में। सिर्फ यही देखना है कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन रेगुलरली बैंक में के थ्रू देना है। बैंक अपने आप ले लेगा, ऐसा नहीं है कि बैंक आपके पास आएगा या आपको ही जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक बैंक को बताना है कि इतने पैसे, मेरे ये अमाउंट की इतनी पेंशन मुझे चाहिए, वो आपकी एज के हिसाब से कैलकुलेशन करके देगा। ये इसलिए मैं बार बार बैंक का नाम ले रहा हूँ कि जनधन योजना के कारण जो महिलाओं के बैंक अकाउंट खुले हैं, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स है। पूरे वर्ल्ड में 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इतने अकाउंट कहीं नहीं खुले हैं जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी जो है ऑलमोस्ट लोगों के बराबर है, पुरुषों के बराबर है। महिलाओं के पास पेंशन लेने की सुविधा है। अब पेंशन को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ये आप समझिए कि इसके लिए छोटा सा स्टोरी जो हमारे पुरखों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि एक आदमी, जो बूढ़ा आदमी जो है, रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ रहने चला गया। उसने देखा घर के पास एक छोटा सा प्लॉट खाली है, उसने एक पेड़ लगा दिया, फलदार पेड़। तो उसने उस पेड़ को लगाने के बाद उसकी देखभाल शुरू की, बहुत ध्यान से, बड़े शिद्दत के साथ वो उसके साथ लगा रहा। तो उसके पड़ोसी ने पूछा, दादा ये कर क्या रहे हो, जब तक इस पेड़ में फल उगेंगे तब तक तो आप मर चुके होगे, इस फल का फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो उसने जो जवाब दिया, और ये आप जानते होंगे कि जवाब हमारी सरकार कैसे देती है, हमारे परिवार में, सोसाइटी में कैसे देते हैं, ये मेरे लिए नहीं है तो मेरे परिवार के लिए है, परिवार मेरे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए है। ये हमारा सबका सेंटिमेंट आज तक कांस्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सीन में अगर मैं थोड़ी तब्दीली करूँ कि वो ये पेड़ जो है फलदार, आज से 15 साल 20 साल पहले लगा था, और उस फल की देखभाल करते हुए जब वो बूढ़ा होता, पेड़ में फल आ जाते, और रिटायरमेंट के बाद उसी पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ बैठ के उन्हीं पेड़ का फल खाता। पेंशन, तो मेरा कहने का ये मतलब है, पेंशन वो पौधा है जो आप अपनी जवानी में लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके 60 साल में जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसका फल वो पेंशन है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आगे आने वाले समय तक आपको फल देगा, जिसके साथ अपने परिवार के साथ उस फल का उपयोग कर सकते हैं। ये जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, हर एक को देना हमारा फ़र्ज़ है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, लोगों को अपील करता हूँ, आप लोगों को कृपया करके आप हर व्यक्ति पेंशन के बारे में ज़रूर सेविंग करें। दूसरी बात है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन गैप है, फाइनेंशियल एजुकेशन के जो बात करते हैं, वो इसलिए गैप बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये जो गैप है, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे डॉक्टर बापात्रा जी इस बारे में बहुत सेमिनल काम कर रहे हैं। सब लोगों को बताते हैं कि आपकी जानकारी कैसे प्राप्त कीजिए। सब रेगुलेटर, सेक्टोरल रेगुलेटर्स जो हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा अपने बिजी शेड्यूल में से 15 मिनट, आधा घंटा लेके उनको पढ़िए ताकि आपकी जानकारी पूरी तरह से हो सके। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक जो चीज है, जो माहिरीन कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक रूल 50-30-20 का रूल जो है वो अपनाना चाहिए, जिसमें आपके 50% जो पैसे हैं वो आपकी ज़रूरियात के हिसाब से होने चाहिए, उस अपनी ज़रूरियात को देने चाहिए। 50% जो खर्च है, 50% खर्च ज़रूरियात के लिए होना चाहिए, 30% खर्च जो वॉन्ट्स हैं उन पे करना चाहिए, और जो 20% है वो बचत होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। प्रोफेसर CS मोहपात्रा से मेरा अगला सवाल है, सर अगर देखा जाए तो ये 50-30-20 रूल हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन क्योंकि लोग इससे बेदार नहीं हैं, लोग इसको जानते नहीं हैं, लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, इसलिए वो इस रूल को अपनाते भी नहीं हैं। क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इसे नहीं अपना पा रहे हैं, और क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हम अपने अवाम को और जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बेदार कर सकें कि आखिर ऐसी क्या वजह है वो नहीं अपना रहे और अपना सकते हों? सर प्लीज। बहुत ही अच्छा बात आपने छेड़ा है, और ये 50-30-20 रूल सब बोलते हैं,
और ज़्यादातर लोग जानते हैं, और जानने के बाद भी कुछ लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ लोग उसका महत्व को समझते नहीं हैं, और कुछ लोग समझने के बाद भी उसको खातिर नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो अभी सोचने का ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। ये ही गलती हो जाता है। जब तक आपके साथ कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आता है, तब तक आप सोचते हो कि मैं कमाते जाता हूँ, मैं उसको एंजॉय करता जाऊँ और सेविंग करूँगा किसके लिए और क्यों सेविंग करूँ, और आगे भी कमाऊँगा तो उसी से वो खर्चा निपट जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट जो लड़की का शादी कराना है, मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, मेरे को आगे जाके विदेश भ्रमण करना है, मैं बुढ़ापे में मेरे के लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट हो सकता है, मेरे माता पिता के लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन का लिए ज़रूरत हो सकता है, कुछ भी ऐसे अनबन मेरे साथ अगर हो जाए, लाखों की खर्चा हो जाएगा, उसके लिए एक इमरजेंसी फंड अलग से रखने का ज़रूरत है। स्टडीज़ कहता है कि 30 से ज़्यादा प्रतिशत लोग समझते ही नहीं कि कोई इमरजेंसी फंड रखा जाए। तो सेविंग तो करना ही है, उसी सेविंग में कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ इमरजेंसी फंड करें जिसमें आप हाथ ना लगाएं, वो मल्टीप्लाई होता रहे, जब कोई इमरजेंसी आएगा तब आपको इस्तेमाल करना है उस चीज़ को। ये लोग समझते नहीं हैं। अब महिलाओं की बात जब हो रहा था तब मैं ध्यान से सुन रहा था, ये मोर देन 50% तो हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, 56% एग्जैक्टली फीमेल का जो जनधन के प्रोग्राम का फ़ायदा किया गया है। और रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में तो 67% लोग रहते हैं जो जनधन प्रोग्राम के तहत बेनिफिटेड हुए हैं। लेकिन इसको मैं पहला कदम ही मानता हूँ, ये आखिरी कदम नहीं है। और ये अकाउंट में से बहुत सारे डोरमेंट अकाउंट है, तो हमने पहला कदम ठीक रखा है, लेकिन उसके आगे भी हमको बढ़ने का ज़रूरत है, और हमको 100% फाइनेंशियल एक्सेस देने का ज़रूरत है। और उसके लिए एक विकसित भारत का अगर सपना देखते हैं हम लोग सब 2047 तक, तब हमको यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस और फाइनेंशियल वेलबींग पे ध्यान देना होगा, और सबको सतर्क करना होगा कि हम आगे बढ़ने के लिए अपने बारे में सोचना है। आज के डेट में मैं ये खबर रखता हूँ कि 36% लोग अगर इंश्योरेंस करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें नॉमिनीज का नाम तक नहीं लिखते हैं। आप सोचते हो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा आप ही के पास आएगा। अगर सडनली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं पूछने के लिए कि ये पैसा तो मेरे पिताजी का था लेकिन मेरा नाम नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। मैं एक IEPF का चेयर प्रोफेसर हूँ, जिसका मतलब है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अगर आपका कई शेयर गुम हो जाए, या आपका दादा का परदादा का शेयर आपको आज मिलता है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कैसे प्रूफ दिखाएंगे, और इसके बाद कहाँ जाएंगे भी आपको मालूम नहीं है। आप शायद वो शेयर जो 100 का होता था आज लाखों का है, उसके बारे में क्या करेंगे आपको मालूम नहीं है। आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत सरकार ने खोल रखा है IPFA का, उसमें फॉर्म भरिए, कंपनीज के पास जाइए, लीगल रिक्वायरमेंट जो है लीगल हेयर सर्टिफिकेट लीजिए, और 100 का जो पैसा परदादा छोड़ के चले गए हैं, आप उसे लाखों में आज का इस्तेमाल करिए और उस पैसा का उद्धार करिए। तो बहुत सारे चीज़ का जानकारी करने से, जानकारी रखने से आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लोग नॉमिनेशन तक नहीं करते हैं। एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 12 से 15% लोगों के पास है। तो इस सिचुएशन में लोग जानते हुए भी नहीं करते हैं। इसमें एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का बात करते हैं कि हमारे देश में युवाएं ज़्यादा प्रतिशत हैं। तो युवाएं आज के डेट में क्या करते हैं? युवाएं क्या इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए? उसका आंसर नाम में ही आएगा। अभी युवाएं क्या करते हैं? 67% लोग सोशल मीडिया से जो भी सुनते हैं उस पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को शेप देते हैं, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो मदद रखता है उनका सोशल मीडिया का जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और सोशल मीडिया से टिप्स लेके 42% इन्वेस्ट ही कर देते हैं प्रॉपर रिसर्च किए बिना। आपका खुद का पैसा आप कमाते हो, ठीक है, आपका अभी ज़रूरत नहीं है, पिताजी के पैसे से चल रहे हो या बहुत ज़्यादा कमाते हो, जैसे हम कमाते थे अपने शुरुआत के कैरियर में, उससे बहुत ज़्यादा आप लोग आज के डेट में कमाते हो, बहुत ही अच्छी बात है। देश आगे गया है और उन्नति हुआ है, इनकम भी बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से आपको समझदारी के साथ खर्चा नहीं करोगे तो वो पैसा भी कम पड़ जाएगा। तो युवा जो विश्वास रखते हैं कि उनमें से 67% लोग जो बच्चे हैं वो पेंशन के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। 18 से 35 साल के लोग को पूछा जाए तो कहते पेंशन नहीं करना है, पेंशन के बारे में कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको अभी। और बाय नाउ पे लेटर,
अभी खरीद लो, बाद में देखा जाएगा, ये भी सोचते हैं। और पर्सनल डिफॉल्ट ऑफ लोन मैनेजमेंट, एक पर्सनल फाइनेंस जो हमने बात अभी तक नहीं किया, लोन मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, उसको आप प्रॉपरली अगर करेंगे तो आप बचे रहोगे, आपका पैसा बचा रहेगा। लोन अगर इंस्टॉलमेंट को देने के लिए आपके पास एक ही भाई महीना नहीं है, 2-4 महीने में आपका पैसा, आपका लोन का डिफ़ॉल्ट अमाउंट इतना बढ़ जाएगा तो आपका घर भी बिक जाएगा। और वही पैसा आप ठीक से देते रहे होम लोन लेके, तो आपका घर बना रहेगा और आप एक और घर भी खरीद सकते हो। तो आपका जो लोन डिफ़ॉल्ट 47% युवाओं में है, पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट। तो आप अगर इसके बारे में नहीं सोचोगे और इसके बारे में आपको जानकारी रहते हुए भी नज़रअंदाज करोगे, जो कि सबसे खतरनाक चीज़ है, तो फिर पर्सनल फाइनेंस जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। और पर्सनल फाइनेंस को नज़रअंदाज करने से, टैक्स के बारे में आप जानते हो, इनकम टैक्स के बहुत सारे सुविधाएं दिया जाता है, बहुत सारे तरीका है कि आप सेविंग करके टैक्स डिडक्शंस, स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शंस कर सकते हो, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा बचा सकते हो। आज के डेट में 20% ज़्यादा इनकम कमाओ तो 30% तक आपका टैक्स चला जाता है। 100 रुपये में 30 रुपये अगर आप बचा सकते हो तो क्यों नहीं बचाना है। तो बचत करना, और कैसे बचत करना, और ठगी से बच के रहना, ये और एक अहम जिम्मेदारी है आप लोगों को जानने का। बिल्कुल, कि फ्रॉड स्कैम्स के बारे में। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि जो 67% जो अवाम है, स्पेशली जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो जो हैं वो अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं रील्स देखकर, सोशल मीडिया पर लोगों की इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखकर उससे कन्विंस हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले लेते हैं। ये बहुत इस वक्त के सिनेरियो में, अगर मौजूदा हालात की अगर हम बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि इस बात को समझना कि जो हम सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ एकदम कंज्यूम करने वाली चीज नहीं है। इसी के साथ एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जब बात आती है सोशल मीडिया से देखने वाली जो चीजें होती हैं, उसको देखकर जब डिसीजन लेने की बात आती है तो काफी इंपल्सिव डिसीजन होता है। राकेश जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, ये जो इंपल्सिव डिसीजन है और ये जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है, इस सिनेरियो के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर, इससे नौजवान कैसे दूर रहें और कैसे उनको ये यकीन दहानी कराई जाए, कैसे उनको ये यकीन दिलाया जाए कि आपके लिए आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए कल का फ्यूचर आपका बनाएगी। ये कितना जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है? आपने 50, 30 और 20 वाली जो बात की, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। हमारी ज़रूरत जो है जितनी है उतनी हम मालूम, लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं, जो आजकल के सोसाइटी में जो सोशल मीडिया से देख देख के बढ़ती जाती हैं, उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 50% जो खर्चे वाली बात है और 20 वाला जो है, दे शुड बी टुगेदर। आज की तारीख में इंश्योरेंस और पेंशन को सेविंग के साथ जोड़ना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बाकी खर्चों में लगातार अपने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसी प्रकार की इम्पोर्टेंस जो है उसकी अपनी पेंशन और इंश्योरेंस को हमें देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो की जाती है आज की तारीख में, हम सोशल मीडिया में देखा है, किसी ने कह दी ही इज़ एन एक्सपर्ट, इसने इतने लोगों का फ़ायदा किया, उसको मान लिया। हमने कभी भी फैक्ट चेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। अखबार में पढ़ लिया कि इतने पैसे आपके डूब गए, मार्केट नीचे आ गया, 100 करोड़ डूब गए। आप ये बताइए कि क्या वो एक्चुअली डूब गए? नहीं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जानकार बनने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी छोटी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल कैसे हैं। आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, ये आपको खुद इवैल्यूएट करना है। आपका पैसा मेहनत से कमाया गया है तो आपको अपने पैसे की सुरक्षा खुद करनी है। कृपया करके कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो आ रहे हैं उनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास ना करें। जितने भी रेगुलेटर्स के वेबसाइट हैं उनको एक बार देखें, उनको पढ़ें कि जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्या वो सही है। इन्वेस्टमेंट कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन यदि हम सावधानी को बरतें, कंपनी जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल्स को देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, इंडस्ट्री को देखें,
ये सब इंफॉर्मेशन मीडिया में अवेलेबल हैं। जो रिस्पेक्टेबल एसोसिएशंस हैं उनके पास है। सेबी में जाइए, एमफी में जाइए, पीएफआरडी वेबसाइट देखिए, आरबीआई में देखिए, सेबी देखिए, वो आपको सभी इंफॉर्मेशन देंगे। ना कि वो आपको पास इंफॉर्मेशन भी देंगे, फ्यूचर के प्रोजेक्शन भी आपको उसमें अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए वो शायद इतना ठीक नहीं होगा। हर आदमी की ज़रूरत इंडिविजुअल है। व्हेन वी आर पर्सनल फाइनेंस में मीन्स आपकी अपनी ज़रूरत, आपकी अपनी इनकम, आपके अपना फ्यूचर। आपको हमेशा अपना और अपने परिवार का ही फोकस करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए। आपको लोग फॉर्म दे जाते हैं, उसके पीछे इतनी कंडीशन लिखी हुई हैं, कोई नहीं पढ़ता है। आपको वो 3 जगह क्रॉस लगा देता है, यहाँ साइन कर दीजिए, आपका बाकी काम हम देख लेंगे। ये प्रिंसिपली गलत है। आपका विश्वास आदमी हो सकता है, रेगुलेटरी एंटिटी हो सकती है, लेकिन आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट में आपका इंटरेस्ट कितना है, अधिकार कितना है, आपके जो फॉर्म जिसके लिए आप फॉर्म भर के दे रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति कितनी है, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप हर बार सेबी आपको बोलता है जानकार बनिए, समझदार बनिए, अपने जो ऑफर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए। बार बार सेबी ये आपको कहता है कृपया ऑफर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए। ये हमारी जिम्मेदारी है, अपने प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी, जिनके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही सब लोगों से निवेदन है, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि अपने आप को जानकार बनाइए, सतर्क रहिए। सर ने फ्रॉड के बारे में बोला है कुछ। आप हर रोज़ देखते हैं कि कितने लोगों के पैसे लेके कोई भाग गया, किसी लोगों का इन्वेस्टमेंट चला गया, इतने लोग डूब गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सतर्क रहेंगे, जानकार रहेंगे, तो ये सब जो आपको लॉस है उससे बच पाएंगे। बिल्कुल। जब बात आती है कि जो हमारा जो पैसा है, जो हमने कमाया है, जिसमें मेहनत करके हमने जो अर्न किया है, उसकी हिफाजत जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है। उसकी हिफाजत हमारी हमारी जो ज़रूरत है उसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि लोग जो हैं वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का फ़र्क नहीं समझते। प्रोफेसर मोहपात्रा साहब, मेरा आपसे सवाल है अगला। अभी राकेश जी भी बोल रहे थे कि जो लोगों को इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच का फ़र्क समझना चाहिए। तो क्या है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच का फर्क? और जब हम 50-30-20 का रूल जो है जब उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उस फर्क को हम कैसे अपने जो फाइनेंसेस हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं? सेविंग और इन्वेस्टमेंट 2 पहलू है। जो बचा हुआ पैसा आपका रहता है, आपका जो शॉर्ट टर्म डिमांड और मीडियम टर्म डिमांड ऑफ मनी जो है, पैसा का ज़रूरत पूरा हो गया, आपके जो कंफर्ट में रहने का ज़रूरत पूरा हो गया, तो जो पैसा बचता है या तो आप पूरा उसको सेव करके रखिए या उसमें से कुछ प्रतिशत आप इन्वेस्ट करिए। और ये इन्वेस्ट करने में आपका कुछ रिस्क है। सेविंग, नॉर्मल सेविंग्स जो होता है वो 3 से 5% होता है। फिक्स डिपॉजिट में अगर किए तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, उसमें 7-8% होता है। और मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपका 12 से 15% कैपिटल मार्केट देता है आराम से। और उसके आगे अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट को ध्यान में देखिए कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें आपका फ़ायदा कई गुना होता है। लेकिन उसके लालच में आके आप अपना पैसा को ना गंवाएं और सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना है, यही सलाह दिया जाएगा सबको। और सिर्फ सेव करने से भी पैसा ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होता है। बिल्कुल। तो सिर्फ सेव करने से पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपको इन्वेस्ट भी करना है। वो जो चीज़ें हैं उनको समझना है। जो क्रिटिकलिटी है पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने की, उसको समझने की बेहद ज़रूरत है। सर, मैं चाहूँगी राकेश जी आप थोड़ा एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें, ब्रीफ में दे दें कि जो क्रिटिकलिटी है पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की, वो कितनी ज़रूरी है, वो कितनी अहम है? पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने का जो आपने बताया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो गैप है, वो हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कई एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। इक्विटीज़ मार्केट भी हो सकती है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है लेकिन उसमें रिस्क भी होता है।
और आपको डिबेंचर्स होते हैं जिसमें फिक्स इनकम होती है, वो आपको सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं। आपको कई प्रकार के डिपॉजिट बैंक वाले देते हैं, इंश्योरेंस है, पेंशन है, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जिसमें आपको समय समय पर आपको पैसे वापस ही मिलते रहते हैं। ये आपको अपनी ज़रूरत देखनी पड़ेगी। आपकी लाइफ जो है आपकी अपनी है, आपके परिवार की लाइफ आपकी अपनी है। आप देखेंगे आपके बच्चों जब पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, आपको कितने साल में उतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर आपको उसको शादी करनी है तो कितने साल बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी टाइम स्पैन को देखते हुए पूरी जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा बैंक में अगर 3% 4% मिलता है, वही आपको इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपरली करेंगे तो उसमें 12, 13, 14% भी हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि रिस्क लेने की क्षमता आपकी कितनी है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो रिटर्न उतना कम होता है, लेकिन आपको लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, आपके पैसे सिक्योर रहेंगे। तो आप ये खुद देखिए कि आपकी सेविंग का कितने % पैसा आप सिक्योर इन्वेस्ट में रखना चाहते हैं, कुछ में थोड़ा ज़्यादा जिसमें रिस्क होता है उसमें लगा सकते हैं। तो ये आपको पर्सनली देखना है, लेकिन वो देखने के लिए आपको जानकार बनना है। बिल्कुल। प्रोफेसर मोहपात्रा, आपको सेबी की तरफ से इन्वेस्टर अवेयरनेस अवार्ड 2024 भी मिला है। आप एफएसडीसी में सेक्रेटरी भी रहे हैं। सर, मैं चाहूंगी आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। सर, अगर देखा जाए तो अभी जैसे आप बता भी रहे थे कि जो पर्सनल लोन डिफॉल्टर्स हैं वो 47% है, 47% है। और अगर हम देखें अपने आसपास तो ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, इन चीजों में लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। लोग परेशान रहते हैं कि महीना जैसे ही शुरू होता है, महीना जैसे ही खत्म होने लगता है कि मुझे ईएमआईज देनी है, मुझे अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल भरना है, मुझे घर की ईएमआई देनी है, मुझे गाड़ी की ईएमआई देनी है। ये वाली जो चीजें हैं हम देखते हैं आसपास बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। शायद अगर और इसके पीछे अगर वजह देखी जाए तो शायद उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो जो बेदारी है, जो अवेयरनेस है, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसकी लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस है। तो आपको क्या लगता है कि लोग अपना डेट मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं? सर, मैं चाहूंगी एक छोटा सा क्विक सा आंसर आप हमारे व्यूअर्स के लिए दें। फाइनेंशियल एजुकेशन को मॉडर्न करने का ज़रूरत है, सीधी बात ये है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करने का ज़रूरत है। उसको मॉडर्न करने का ज़रूरत का मतलब यह है कि डिजिटल दुनिया में कैसे आप पैर रख के बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, सारे चीज़ को समझ सकते हैं, सारे स्कीम्स और फ्रॉड्स को मिनिमम कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम फ़ायदा उसका ले सकते हैं, फाइनेंशियल वेलबींग तक पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी को सही मायने पे इफ़ेक्टिव करने के लिए ये सब ज़रूरत है। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सबका साथ सबका विकास होगा तभी होगा, और उसके आगे भी है कि उसमें सबका विश्वास भी जीतना है। सो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए सरकार और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स का भी एक काफ़ी रोल है। तो हमको डायनामिक रेगुलेटरी रोल करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है हमको मिनिमाइज करने के लिए लोगों को जानकारी देना, फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने में भी इन रेगुलेटर्स का और गवर्नमेंट का भी एक रोल है। और उसके बाद सबका प्रयास, तो सबका साथ सबका विकास तब होगा जब हम सबका विश्वास को जीतेंगे और सबका प्रयास रहेगा। ये सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। दूसरा, 12 जनवरी हमारा स्वामी विवेकानंद का जन्म तिथि है। उनको मैं नमन करते हुए ये बोलता हूँ कि ये एक जो जनता है, जो हम लोग हैं, आम आदमी हैं, उनका भी एक जिम्मेदारी बनता है। वो जिम्मेदारी जो उन्होंने आह्वान दिया था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, अराइज अवेक। और जब तक आप उठिए, जागिए, और जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है तब तक आप कोशिश करते रहिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन भी ऐसा एक चीज़ है, ये वन स्टॉप एफर्ट नहीं है। एक बार आपने सीख लिया तो हो गया मेरा काम। ये BA MA डिग्री नहीं है कि ले लिया तो नौकरी लग जाएगी। ये एक ऐसा नौकरी है, ये एक ऐसा काम करने का धंधा है, अपना पैसा को संभाल के रखने का, पर्सनल फाइनेंस को अच्छा करने का, कि इसको आप कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहिए। आपका पैसा बढ़ता रहेगा और साथ साथ पैसा बचा रहेगा। बिल्कुल। सो सतर्क रहें और सोच समझ कर निवेश कीजिए। बिल्कुल, तो होशियार रहें और सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज प्रोफेसर मोहपात्रा के साथ की तरफ से था।
और इसी के साथ ही आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमने समझा कि किस तरह से जो पर्सनल फाइनेंस है उसको कैसे मैनेज करना कितना ज़रूरी है और उसकी क्रिटिकलिटी को भी समझा हमने। साथ ही जो जितने भी जो लोग हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, वो किस तरह से अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए किस तरह से पैसे की बचत कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने आज समझा इस प्रोग्राम में। इसी के साथ इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।